दोस्तों इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि स्टिफनेस रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव बर्डन इफेक्टिव स्पेसिंग क्या होता है, नॉर्मल बर्डन और नॉर्मल स्पेसिंग से थोड़ा अलग होता है इफेक्टिव बर्डन इफेक्टिव स्पेसिंग, फिर पाउडर फैक्टर, चार्ज फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, ये सब रिलेटेड जितना भी चीज़ है ना सारा का कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। साथ में सब ग्रिड ड्रिलिंग क्या होता है, वो ओपन कास्ट से रिलेटेड जो ब्लास्टिंग पैरामीटर होता है लगभग उसका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। टो बर्डन क्या होता है, क्रेस्ट बर्डन क्या होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारे सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। देखिए ब्लास्टिंग पैरामीटर क्या क्या होता है। सबसे पहले तो बर्डन आ जाता है, फिर स्पेसिंग के बारे में हम जानेंगे, फिर डेप्थ ऑफ होल और स्टीमिंग लेंथ क्या होता है। बर्डन क्या होता है, जैसे कि ये फेस है, ठीक है, तो ये पूरा बेंच हो गया, ठीक। तो ये अब इसका जो फ्री फेस है, इस साइड में ये फ्री फेस है, मान लेते हैं ये फ्री फेस वाला पोर्शन है। फ्री फेस कहने का मतलब है कि उसके सामने में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं है, मतलब इधर आगे ज़मीन नहीं है, ये खुला है, ओपन है, ठीक है। तो और इधर से ये ज़मीन से घिरा हुआ है, तीनों साइड से, इधर ग्राउंड से घिरा हुआ है और ये पूरा तरह से ओपन है, तो ये फ्री फेस हो गया। तो फ्री फेस से जो होल का जो फर्स्ट रो होता है ना, फर्स्ट रो कौन सा हो गया, ये सेकेंड रो ये हो गया। तो फर्स्ट रो से ये जो फ्री फेस का बीच का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है बर्डन। और स्पेसिंग किसको कहते हैं, होल से होल के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको कहते हैं स्पेसिंग, ठीक है। ये भी बर्डन कहलाएगा, एक रो का होल से दूसरा होल का रो जो कहलाता है ये भी क्या कहलाएगा, बर्डन ही कहलाएगा, ठीक है। अब डेप्थ ऑफ होल क्या रहता है कि ये होल कितना लंबा है, गहराई, होल का गहराई कितना है वो चीज़ देखा जाता है। और बर्डन रहता है जितना आपका ये बर्डन का जो डिस्टेंस है उसका 0.7 से लेकर के 1.1 बर्डन तक रहता है। मतलब कि अगर कहने का मतलब है कि 1 मीटर का बर्डन है, लेके चल रहे हैं 1 मीटर बर्डन है, तो कितना इसको इंटू कर देंगे 0.7 से या फिर 1.1 मीटर से, जैसा भी वहाँ का स्ट्रेटा है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। किसी किसी बुक में चेंज भी हो सकता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, एक मतलब ये अप्रॉक्स डाटा लेके चला जाता है इसमें कि आपका इसको 0.7 से यानी 70 सेंटीमीटर या फिर 110 सेंटीमीटर भी आप स्टीमिंग का लेंथ रख सकते हैं। सब ग्रेड ड्रिलिंग क्या होता है, सब ग्रेड ड्रिलिंग होता है जैसे कि ये बेंच है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ये डेप्थ ऑफ होल है, अगर होल का डेप्थ यहीं तक रहेगा तो क्या होता है कि ये जो बेंच है ना, बेंच के जो नीचे वाला पोर्शन है ये ब्लास्ट नहीं हो पाता है सही से, ये थोड़ा सा हम पैसे बन जाता है बीच में अगर सब ग्रेड ड्रिलिंग नहीं करते हैं। तो सब ग्रेड ड्रिलिंग करने में क्या होता है कि जितना आपका बेंच का हाइट है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ड्रिलिंग करते हैं ताकि जो इसका जो टो है वो पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये इतना दूर का जो ड्रिलिंग रहता है यही सब ग्रेड ड्रिलिंग कहलाता है। जो बेंच का ओरिजिनल हाइट है उससे कितना ज़्यादा हम नीचे होल कर रहे हैं वही सब ग्रेड ड्रिलिंग कहलाता है। टो बर्डन क्या होता है, टो बर्डन होता है जैसे कि आप मान लीजिए कि ये बेंच है, ये बेंच का फेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे होल किया हुआ है, ये होल है, ये होल है। तो यहाँ से यहाँ का बीच का जो डिस्टेंस रहता है होल का बॉटम से, ठीक है, ये जो डिस्टेंस रहता है फेस तक का इसी को कहते हैं टो बर्डन, ठीक है। और ऊपर वाला जो होल से फेस का जो डिस्टेंस रहता है फ्री फेस का वो कहलाता है क्रेस्ट बर्डन, ठीक है। डायाफ होल तो ये जान रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ड्रिलिंग पैटर्न दो तरह का होता है मेनली, इनलाइन पैटर्न, इनलाइन में स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर साइज में हो सकता है, और एक स्टैगर्ड पैटर्न होता है।
ये इनलाइन है, ये स्क्वायर टाइप वाला में है, जिससे देखिए सभी को मिला देते हैं तो एक स्क्वायर टाइप का शेप बन जा रहा है। मतलब होल के पीछे होल के पीछे एकदम जस्ट लाइन बाई लाइन रहता है और सब एक होल दूसरा होल से बराबर डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर पैटर्न कहलाता है। और इसमें रेक्टेंगुलर एक ये पैटर्न है। रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि जो स्पेसिंग है ना, होल से होल का जो स्पेसिंग है वो थोड़ा सा अधिक रहता है स्क्वायर की तुलना में, तो जा कर के ये रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाता है। और ये स्टैगर्ड पैटर्न है। इसमें मतलब कि होल के सामने होल नहीं मिलेगा, दो होल के बीच में पीछे वाला होल रहता है। तो ऐसे कहीं भी जहाँ तहाँ स्टैगर्ड पैटर्न में रहता है। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ होता है, जैसे ये जो खास करके जो स्क्वायर पैटर्न है, ये इसका यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे दो फ्री फेस है, या फिर अगर भी कट में फायरिंग करना है। भी कट में फायरिंग क्यों करना है हम बताएंगे आगे वीडियो में। और ये यहाँ इसका भी यूज भी कट जब फायरिंग करते हैं हम लोग तो वहाँ पे यूज होता है। और स्टैगर्ड पैटर्न मेनली अच्छा रहता है ऐसे भी। और लाइन बाय लाइन खास करके जब फायरिंग करना रहता है ना, जैसे कि पहले ये फर्स्ट रो का होल ब्लास्ट होगा पूरा, फिर सेकेंड रो का पूरा होल ब्लास्ट होगा, ऐसे भी आप स्टैगर्ड पैटर्न का यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम लोग को ये पता होना चाहिए, खाली फुल के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारा रॉक का बुक में दिया हुआ है तो उतना याद नहीं रखना है। हम लोग को बर्डन, अगर हम ओवरमैन ही फेस का ड्रिलिंग करवाता है तो बर्डन पता होना चाहिए कि कितना होना चाहिए, कि बर्डन वो कितना रखेगा। ठीक है, तो जब भी अगर हमारे पास मीडियम स्ट्रेंथ वाला एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव हमको पता रहता है, और होल का डी मतलब डाया ऑफ होल है, ये दो चीज़ पता रहता है हम लोग को। तो उस हिसाब से हम लोग को बर्डन डिसाइड करना रहता है कि कितना रहेगा बर्डन। तो जो अगर हाई स्ट्रेंथ वाला एक्सप्लोसिव है तो बर्डन आपका होल का जितना भी डाया है वो उससे 40 से गुना कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि 15 है होल का, 150 है होल का डाया, 150 mm में रहता है। ठीक है, तो उसको 40 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 mm हो जाएगा। अब उसको मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 6 मीटर आता है। मतलब कि ये अगर इधर फ्री फेस है तो ये जो बर्डन होगा, और ये ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस 6 मीटर। देखिए बर्डन कम होगा तो क्या हो सकता है, अगर कोई भी ओवरमैन अगर ड्रिलिंग सही से नहीं करवाया, ठीक है, या जो भी ब्लास्टिंग ऑफिसर है वो ड्रिलिंग करवाया नहीं सही से, तो बर्डन कम या ज़्यादा हो गया तो उससे क्या क्या परिणाम हो सकता है। अगर बर्डन कम होगा तो क्या होगा, फ्लाई रॉक का चांसेस बढ़ जाता है। मतलब कि जो भी ब्लास्ट जिस पे हम लोग ड्रिलिंग करवा रहे हैं, जो भी हमारा बेंच है, चाहे कोयले का हो चाहे पत्थर का हो, तो उसमें क्या होगा, अगर बर्डन कम होता है ना तो बहुत दूर तक वो पत्थर फेंकाएगा ब्लास्टिंग के दौरान। ठीक है, और एयर ब्लास्ट करने का मतलब है कि साउंड बहुत ज़्यादा आएगा ब्लास्टिंग पे। ठीक है, मतलब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा साउंड आएगा, माल बहुत ही चूरा हो जाएगा, छोटा छोटा माल हो जाएगा जिसका लगभग कोई यूज ही नहीं होता है। कोई भी कोयले वाला आता है जो गाड़ी लोड करने के लिए माल, तो वो चूरा नहीं लेता है कोई, तो उतना हम लोग को चूरा भी नहीं करना रहता है, और न ही ज़्यादा बड़ा बड़ा बोल्डर भी रखना रहता है। तो ये कम रखेंगे बर्डन तो क्या हो जाएगा, माल पूरा चूरा हो जाता है। अब बर्डन अधिक रखेंगे तो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन अच्छा नहीं आएगा, बड़ा बड़ा बोल्डर आएगा, फिर सेकेंडरी ब्लास्टिंग करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बर्डन अधिक भी नहीं रख सकते हैं। फिर टो जो होता है ना, टो भी रह जाएगा नीचे में। बेंच का जो नीचे वाला पोर्शन रहता है, ये नीचे वाला जो पोर्शन ये रहता है, तो ये क्या होगा, ये ब्लास्ट नहीं होता है सही से, ये ऐसे 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 रह जाएगा। ठीक है, और फिर बैक ब्रेक हो सकता है। बैक मतलब ये होता है कि इधर फ्री फेस है, ठीक है, और इतना दूर का बेंच में होल हो गया है और इधर में होल नहीं हुआ है, ये ब्लास्टिंग होने के बाद इधर का होल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट रो हो गया होल का, सेकेंड रो, ये थर्ड रो। तो जो लास्ट वाला होल है, लास्ट का जो रो है, इसमें क्या होता है कि ब्लास्टिंग का माल इधर फेंकाता है, ब्लास्टिंग के दौरान जिधर फ्री फेस रहता है उधर फेंकाता है। तो अगर हम बर्डन ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, नॉर्मल से अगर हम बर्डन ज़्यादा रखते हैं, जैसे अभी ये बर्डन बढ़ा दिए हैं, तो क्या होगा कि इधर तो ब्रेक होता ही है, थोड़ा बहुत इधर भी ब्रेक होता है, लेकिन पीछे का भी बेंच में ये इस लास्ट का जो रो है ना, इधर इससे पीछे, इधर का पीछे वाला जो बेंच है जिसको हम लोग बाद में ब्लास्टिंग करते हैं, उसका भी बेंच में वो भी फेस पूरा खराब कर देता है, पूरा इसमें भी क्रैक आ जाता है। तो क्रैक आने के बाद इसमें बहुत ही दिक्कत आता है ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग में। तो यही इसी को हम लोग बैक ब्रेक बोलते हैं। अब आप यहाँ देखिए स्पेसिंग के बारे में पढ़ना है। नॉर्मली जैसे अगर
लार्ज डाया वाला होल है तो वहाँ स्पेसिंग 1 का 1.2 टाइम्स रखते हैं, ठीक है, या 1.3 टाइम्स रखते हैं। अब जहाँ पे डिले हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं होल में, यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा रहता है बर्डन से, लगभग 2 गुना रहता है। स्पेसिंग कहने का मतलब क्लियर हो गया होगा, होल से होल का बीच का जो दूरी है वही कहलाता है स्पेसिंग, ठीक है। और बर्डन किसको कहते हैं, रो ऑफ होल है, ये होल का रो है, ठीक है। इससे जो डिस्टेंस कहलाएगा ना ये कहलाएगा बर्डन, लेकिन ये जो होल से होल का बीच का जो दूरी है ये क्या कहलाएगा, स्पेसिंग कहलाएगा, ठीक है। और या फिर फेस से फर्स्ट रो ऑफ होल वो क्या कहलाएगा, ये भी बर्डन ही कहलाएगा। मतलब अगर रो पूरा ले रहे हैं तो रो से रो वाइज का जो डिस्टेंस है वो बर्डन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप कास्ट ब्लास्टिंग में जितना स्पेसिंग है उतना ही बर्डन रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, स्पेसिंग बर्डन इक्वल क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो माल जो भी रहता है, जो भी ओवर बर्डन रहता है या जो भी पत्थर रहता है उसको हम लोग कास्ट ब्लास्टिंग समझ रहे हैं ना, किसको बोलते हैं, कास्ट ब्लास्टिंग बोलते हैं। जहाँ पे डायरेक्ट, जहाँ पे आपको ओवर बर्डन को डंप करना है, ब्लास्टिंग का यूज करके डायरेक्ट बिना किसी ट्रांसपोर्ट के डायरेक्ट ओवर बर्डन को उसी जगह पे गिरा देते हैं, ठीक है। तो वही कास्ट ब्लास्टिंग कहलाता है। नॉर्मली ये ड्रैगलाइन वाला बेंच में होता है, डायरेक्ट मतलब कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाता है इससे, कास्ट ब्लास्टिंग से। तो अगर हम लोग स्पेसिंग कम रखेंगे ना तभी तो माल ज़्यादा दूर तक फेंकाएगा, यही मेन कारण होता है। अगर आपको होल कम रखना है, मैं एक आप ब्लास्टिंग पैटर्न डिजाइन किए हैं और आपको होल कम रखना है, होल कम रखने से क्या क्या फायदा हो सकता है आपको, एक्सप्लोसिव का खर्च बच जाएगा, ठीक है, और ड्रिलिंग का खर्च बच जाएगा, दोनों खर्च बच जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ब्लास्टिंग भी तो इफेक्टिव देना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो डाया ऑफ होल रहता है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। होल का जो डाया है उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे और स्पेसिंग इंक्रीज करेंगे, मतलब होल से होल के बीच का जो दूरी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये सब केस में ध्यान दीजिएगा, बर्डन इंक्रीज नहीं करना है। बर्डन इंक्रीज कीजिएगा तो आपको देख लिया ना क्या क्या घाटा हो सकता है। किसी भी हालत में होल का संख्या को घटाने के लिए बर्डन को इंक्रीज नहीं करना है, बर्डन एज इट इज रहेगा और स्पेसिंग इंक्रीज करेंगे और डाया ऑफ होल इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, स्पेसिंग जब अधिक हो जाएगा तब क्या हो सकता है, स्पेसिंग जब ज़्यादा हो गया, जैसे ये होल और ये होल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा कि ये इसके चारों तरफ तो फूट जाएगा, यहाँ पे तो फूट जाएगा, ठीक है। ये बीच वाला पोर्शन नहीं फूटता है, ये ऐसे ही बचा हुआ रह जाएगा, तो यही हमको बन जाता है। अब स्टिपिंग रेशियो जानते हैं क्या होता है। स्टिपिंग रेशियो जैसे ये बेंच का हाइट हो गया, ये यहाँ इतना सब ग्रेड ड्रिलिंग हुआ है ये, और ये बर्डन हो गया बेंच का, ठीक है। तो ये जो हाइट और ये जो बर्डन है इसी का जो रेशियो होता है वो स्टिफनेस रेशियो कहलाता है। ये नॉर्मली 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए तब अच्छा फ्रेगमेंटेशन आता है, और 2 का केस में भी जब हाइट और बर्डन का रेशियो 2 रहता है तब ठीक ठाक नॉर्मल रहता है फ्रेगमेंटेशन। और जब 2 से जब जैसे ही आप कम करते हैं ना तो फ्रेगमेंटेशन पोर होने लगता है, एक में मतलब बहुत ही बोल्डर आने लगेगा, फिर सेकेंडरी ब्लास्टिंग का ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए बर्डन ध्यान देना चाहिए बर्डन रखते समय। स्टीमिंग हार्ट वही है, जैसे कि ये होल हो गया तो इतना दूर तक एक्सप्लोसिव भरा हुआ है और इतना दूर तक इसको स्टीमिंग से, चाहे बालू या जो भी मिट्टी यूज होता है स्टीमिंग के लिए, उससे पैक कर देते हैं, तो यही स्टीमिंग हाइट हो गया। तो ये जो भी बर्डन रहता है ना उसका 0.7 या फिर 1 भी रखते हैं, मतलब कि जितना बर्डन रहता है उतना ही स्टीमिंग हाइट भी रखते हैं। ये मतलब एक मोटा मोटी डाटा है, नॉर्मली इतना रहता है। और जब क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव कितना हम लोग को लगेगा, जैसे मान लीजिए बारूद आ रहा है, आप ओवरमैन है और आपको पता है कि कितना होल हुआ है, सारा होल का डेप्थ कितना है, अब आपको बारूद मंगवाना है, तो आप कितना केजी बारूद मंगवाइएगा। जैसे मान लीजिए कि उस एरिया में कोई बारूद का कंपनी है जो बारूद आपको सप्लाई कर रही है, तो पूछा जाएगा आपसे कितना बारूद भिजवाएं, तो आपको बताना होगा ना कि कितना बारूद आपको चाहिए। तो ये कैसे बताइएगा, कैसे पता कीजिएगा कि आपको कितना बारूद लगेगा। तो आप जो स्पेसिंग रखे हैं होल का, आपका जो बर्डन है और जो होल का डेप्थ है, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए और आपको ये पता रहता है पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर मतलब कि लगभग जो मोटा मोटी एवरेज रहता है वो पता रहता है कि पाउडर फैक्टर हमको कितना मिलेगा।
इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे निकलता है वो आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली आप यूज कर रहे हैं एक्सप्लोसिव तो आपको पता रहेगा पाउडर फैक्टर। तो सबको इंटू कर दीजिए और पाउडर फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, तो पता चल जाएगा जो भी आएगा वो उतना केजी आपको एक्सप्लोसिव चाहिए होगा। ठीक है, उस बेंच के लिए। अब पाउडर फैक्टर निकालने का क्या तरीका है? पाउडर फैक्टर निकालने का भी यही तरीका है, स्पेसिंग को और बर्डन को और जो होल का डेप्थ है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब सेम इसको यहाँ और इसको यहाँ कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जो एक्सप्लोसिव जितना भी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव है तो QE कर दिए हैं, तो ये इधर चला गया और ये इधर आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद जो भी आया है ना, हम लोग तो कोयला में ब्लास्टिंग करना है तो कोयला का पाउडर फैक्टर निकालेंगे कितना आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने पर जो भी आया उसको, जो भी कोयला हमारे पास है उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उससे इंटू कर देते हैं। तो कोयले का स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 1.2 या 1.3 रखा रहता है। तो जो भी है ये सॉल्व करने पर जो भी आया उसको 1.2 से इंटू कर दिए, तो वो हम लोग आ रहा कोयले का टोटल पाउडर फैक्टर आ गया टन में। ठीक है, कि पाउडर फैक्टर बताता क्या है, इसका यूनिट क्या होता है? टन पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव। मतलब कि 1 केजी यूनिट से ही पूरा डिफिनेशन याद हो जाएगा। पर केजी है मतलब कि 1 केजी क्या लगेगा? एक्सप्लोसिव लगेगा। ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप समझने के लिए। ये यहाँ पे ये पर केजी एक्सप्लोसिव है कि पर केजी एक्सप्लोसिव पे कितना कोयला आपका निकल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। टन में है यानी कोयले के लिए यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो आपका जैसे आ गया 3 यानी 3 टन पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव। 1 केजी एक्सप्लोसिव में 3 टन कोयला निकल रहा है। या फिर अगर आप ओवर बर्डन का ब्लास्टिंग कर रहे हैं, OB का ब्लास्टिंग हो रहा है, तो क्यूबिक मीटर में लेना है उसको। तो कितना क्यूबिक मीटर रॉक ब्लास्ट हो रहा है 1 केजी एक्सप्लोसिव यूज करने पे। तो यूनिट से ही पूरा पाउडर फैक्टर का डेफिनेशन समझ लेना है। यूनिट खाली याद रखिए, टन पर केजी, या इसका ओवर बर्डन के लिए क्यूबिक मीटर पर केजी। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख भी दिए हैं कोल यानी टन में पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव, तो दिक्कत नहीं होगा। अब पाउडर फैक्टर का जस्ट अपोजिट होता है चार्ज फैक्टर। चार्ज फैक्टर क्या बोलता है? चार्ज फैक्टर को स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं हम लोग। तो चार्ज फैक्टर का यूनिट क्या होता है? केजी पर टन, या फिर OB के लिए केजी पर क्यूबिक मीटर। तो ये क्या बोलता है कि केजी ऑफ एक्सप्लोसिव मतलब कितना केजी आप एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं पर टन ऑफ कोल ब्लास्ट। ठीक है, तो 1 टन कोल का प्रोडक्शन करने के लिए आप कितना केजी एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं, ये कहता है चार्ज फैक्टर। या फिर OB का केस में कि कितना केजी आप एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर का, पर क्यूबिक मीटर है ना, पर क्यूबिक मीटर का OB को ब्लास्ट करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ये। अब यहाँ देखिए लोडिंग डेंसिटी। लोडिंग डेंसिटी क्या होता है कि एक्सप्लोसिव कितना आया पर मीटर होल में, मतलब पर मीटर ये डेप्थ ऑफ होल हो गया ना। तो ये अगर 6 मीटर का होल है चाहे 5 मीटर का है, तो उसमें पर मीटर में कितना केजी एक्सप्लोसिव उस होल में आ रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस पे? होल का डाया पे। अगर होल का डाया आपका अधिक रहेगा तो होल का, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये होल का डाया है, ये अलग होल है हो गया, और ये एक होल का ये डाया है, तो इसमें पर मीटर में तो ज़्यादा बारूद आएगा ना, इसमें पर मीटर में तो कम बारूद आएगा। तो ये कम डाया का होल है, ये ज़्यादा डाया का होल है, तो इसलिए ये डाया पर भी डिपेंड करता है और डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव पे भी डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर हम दोनों मान लीजिए होल सेम डाया का रखते हैं, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डेंसिटी वाला है, ये सेम डाया हो गया, ठीक। ये जो एक्सप्लोसिव है थोड़ा हाई डेंसिटी वाला है, ये थोड़ा एक्सप्लोसिव है लो डेंसिटी वाला। तो अगर हाई डेंसिटी है मतलब इसके जो पार्टिकल्स होंगे बहुत ही पास पास होंगे, ठीक है, इसमें यानी ज़्यादा पार्टिकल्स आएगा एक्सप्लोसिव का, तो ये इतना ही दूर में इसमें कितना, ये ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगा। जैसे ये 1 kg आ गया, या मान लीजिए 3 kg आ गया 1 मीटर का लेंथ में, इसका डेंसिटी अधिक है मतलब पार्टिकल्स पास पास रहेंगे, तो ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सप्लोसिव आ जाएगा। और जिसका डेंसिटी कम रहेगा, जिससे जो थोड़ा सा दूर दूर रहेगा, वैसा एक्सप्लोसिव, तो ये इतने ही 1 मीटर का हाइट में इसमें क्या होगा, एक्सप्लोसिव भी कम आएगा। जैसे इसमें आ गया 2 kg,
इसीलिए डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव और डाया ऑफ होल पे डिपेंड करता है लोडिंग डेंसिटी, ठीक है ना। और जो ब्लास्टिंग एफिशिएंसी हम लोग नापते हैं वो मेनली पाउडर फैक्टर से ही नापा जाता है। मतलब पाउडर फैक्टर ज़्यादा रहा हाँ तो एक्सप्लोसिव है कि आपका जो ब्लास्टिंग हो रहा है वो सही हो रहा है, यही समझा जाता है कि पाउडर फैक्टर अच्छा है तो ब्लास्टिंग अच्छा हो रहा है। ड्रिलिंग क्या होता है? स्पेसिफिक ड्रिलिंग होता है मीटर पर क्यूबिक मीटर। मीटर पर क्यूबिक मीटर आप सोच रहे होंगे कि इसको काट के मीटर इन्वर्स क्यों नहीं लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा नहीं करना है। ये समझने के लिए देखिए, ये इसका डेफिनेशन अभी आपको पता चलेगा स्पेसिफिक ड्रिलिंग क्या होता है कि आप कितना मीटर होल ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है, कितना मीटर होल ड्रिल कर रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर का रॉक को ब्लास्ट करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ लिख दिए हैं बगल में होल ड्रिल, और ये टू ब्लास्ट 1 क्यूबिक मीटर ऑफ रॉक, मतलब ये कितना डेप्थ तक आप ड्रिलिंग कर रहे हैं पर क्यूबिक मीटर है ना, पर क्यूबिक मीटर रॉक को ब्लास्ट करने के लिए, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ड्रिलिंग। अब यहाँ ये फायरिंग पैटर्न, फायरिंग पैटर्न कितना तरह का होता है? मेनली 2 तरह का ही होता है, एक सिंगल रो होता है, एक मल्टी रो होता है, ठीक है। तो सिंगल रो में वैसे एक ही पूरा रोल रहता है और उसी में ये पूरे होल को ब्लास्ट किया जाता है। इसमें भी 2-3 तरह से ब्लास्ट करते हैं होल को, या डिले देना है तो लगातार सब होल में डिले बढ़ा सकते हैं, या एक होल छोड़ के अगला होल में डिले दिए, एक होल छोड़ के, वैसे मतलब कोई भी मतलब रहे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको एक ही रो पूरा ब्लास्ट करना रहता है सिंगल रो ब्लास्टिंग में। मल्टी रो ब्लास्टिंग में एक साथ बहुत सारा होल रहता है, दो से ज़्यादा या 2 रो होल का ब्लास्टिंग को मल्टी रो ब्लास्टिंग बोलते हैं। उसमें 3, 4, 5 कितना भी रो हो सकता है। तो इनलाइन पैटर्न में क्या होता है कि एक पूरा सीधा लाइन में पहले ये लाइन का होल ब्लास्ट होता है, इधर पे अगर फ्री फेस है तो फिर सेकेंड नंबर पे ये रो का होल ब्लास्ट होगा, थर्ड नंबर पे ये ब्लास्ट होगा, ऐसे धीरे धीरे पीछे चलता जाएगा। और मॉडिफाइड रो ब्लास्टिंग में क्या होता है कि पहले ये तीनों को एक साथ एक डिले दे दिया तो तीनों होल एक साथ ब्लास्ट होगा, फिर इधर से एक पूरा कनेक्शन किया हुआ है तो ये पूरा ऐसे एक साथ इधर ब्लास्ट होगा, फिर फिर इधर मान के चल रहे हैं ना। तो जब सेकेंड नंबर पे ये है तो फिर इसके बाद वाला ब्लास्ट होगा, फिर थर्ड नंबर पे ये है तो ये ब्लास्ट होगा, फिर फोर्थ नंबर पे है किनारे किनारे ब्लास्ट हो जाएगा। डिले वाइज दिया हुआ रहता है, सब में डिले सेट किया हुआ रहता है। डिले सेट मतलब कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ही उस रो का होल ब्लास्ट होगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका डायगोनल पैटर्न। डायगोनल पैटर्न में क्या होता है कि ये पूरा ऐसे ऐसे सब डायगोनली हम लोग सीरीज कर देते हैं पूरा होल को, एक डायगोनली रो बन जाता है होल का। और ब्लास्ट भी पहले ये होगा, फिर ये पूरा ऐसे ब्लास्ट होगा, ये ऐसे ब्लास्ट होगा, ये इधर ब्लास्ट करेगा, ये इधर ब्लास्ट करेगा, ठीक है। अब ये वी पैटर्न में क्या होता है? वी पैटर्न में क्या होता है कि बीच में एक हम लोग 0 दे देते हैं और ये पूरा यहाँ से यहाँ 1 नंबर का रहता है, यहाँ से यहाँ ये 2 नंबर रहता है, ये इधर 3, ये इधर 3 रहता है, साइड से ये वाला 4 नंबर का रहता है। तो पहले कौन ब्लास्ट करेगा? पहले 0 नंबर का ब्लास्ट करेगा, फिर क्या होगा, पहले 0 के बाद कौन सा ब्लास्ट करेगा, फिर 1 नंबर वाला ब्लास्ट करेगा। तो सारा वो ब्लास्टिंग ऐसे ब्लास्ट होता है, ठीक है। ये इधर एक ब्लास्ट करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ऐसे मतलब बीच में ही जमा होता है पूरा ब्लास्टिंग, मकपाई बीच में ही ऐसे पूरा ढेर बन जाएगा पहाड़ जैसा। और यहाँ पर भी ये जो फ्लैट भी पैटर्न रहता है, फ्लैट भी मतलब कि ये वाला फ्लैट पोर्शन, इसमें भी क्या होता है पहले ये ब्लास्ट हुआ, 0 नंबर ये है, ये ब्लास्ट हुआ, उसके बाद फिर 1 नंबर का ऐसे ब्लास्ट होगा, तो ये पूरा ब्लास्टिंग भी ऐसे इस तरफ में जाता है, ठीक है। ये भी पूरा ऐसे जाता है, ये भी ऐसे जाता है, ये भी ऐसे जाता है। अब जैसे कि ये जो भी पैटर्न है मेनली यूज आपको किसी का जानना नहीं है, एग्जाम में किसी का यूज नहीं पूछता है। और मेनली हम लोग ओपन कास्ट में ये देखते हैं कि अगर कोई मशीन इधर डिप्लॉयमेंट है, कोई मशीन का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे है और फेस यहाँ पे है, तो ब्लास्टिंग करना है हमको, तो ब्लास्टिंग से क्या होगा कि ये इसका शीशा उसा मशीन को मतलब चोट पहुँच सकता है, टूट सकता है। तो इसको ब्लास्टिंग से बचाना है, या यही बेंच का ब्लास्टिंग करना है और ये मशीन को बचाना है, तो क्या करते हैं हम लोग 0 इधर डाल देते हैं, ठीक है, ताकि सारा फेस का इधर जाए, कोयला पत्थर जो भी टूटे तो इधर जाए। या फिर इधर में डिप्लॉयमेंट है तो इधर 0 कर देते हैं तो पूरा फेस का ब्लास्टिंग इधर हो जाता है।
तो ये भी इसका पैटर्न सबका यूज भी उसी केस में होता है, अपना जगह जगह कंडीशन के अनुसार चेंज होते रहता है। इफेक्टिव बर्डन और इफेक्टिव ब्लास्टिंग ये किसको बोलते हैं? इफेक्टिव, अभी तक हम लोग बर्डन के बारे में ही पढ़ रहे थे और केवल स्पेसिंग के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब इफेक्टिव वर्ड जुट गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम लोग का मान लीजिए कि डायगोनल पैटर्न का फायरिंग हो रहा है, तो इसमें इफेक्टिव बर्डन और इफेक्टिव स्पेसिंग क्या होगा? बर्डन क्या होता है, अगर मान लीजिए कि ये फ्री फेस है, इधर वाला ये फ्री फेस है और मान लीजिए दो फ्री फेस है, इधर फ्री फेस है, डायगोनल ब्लास्टिंग दो फ्री फेस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह फ्री फेस है, तो अब बर्डन कहाँ से काउंट होगा और स्पेसिंग कहाँ से काउंट होगा? नॉर्मली तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये जो रो है और ये जो रो है, इसकी इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है? बर्डन कहलाता है। और होल से होल का बीच का जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है? स्पेसिंग कहलाता है। अब इसमें इफेक्टिव वर्ड जुड़ गया है, फायरिंग डायगोनली है, तो इफेक्टिव बर्डन किसको कहेंगे? अब यहाँ देखिए, ब्लास्टिंग इधर से हो रहा है ना, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा ना, ये डिस्टेंस मतलब कि जो रिले जो फायरिंग हो रहा है, ठीक है, ये अब ये ऐसे रो काउंट होगा, रो ऐसे काउंट होगा। तो एक रो से दूसरा रो का बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, ये कहलाएगा बर्डन, और इसी को इफेक्टिव बर्डन बोलते हैं, इसी को इफेक्टिव बर्डन बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मली हम लोग बर्डन किसको बोलते हैं? ये इसको, लेकिन इसको ना बोल करके अब ये बर्डन कहलाएगा, इसी को इफेक्टिव बर्डन बोलेंगे। उसी तरह से स्पेसिंग क्या हो जाएगा? ये होल से होल का बीच का जो दूरी है, यही कहलाएगा इफेक्टिव स्पेसिंग। होल से होल के बीच का दूरी को इफेक्टिव स्पेसिंग कहेंगे।